प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज ए पैरासाइट। तो ये एक पैरासाइट के इन्फेक्शन के नतीजे में ये फीवर होता है ना। अब प्लाज्मोडियम का फर्दर अगर आप जाएं तो उसकी क्लासिफिकेशन करें, चार तरीके के वो मेन प्लाज्मोडियम है जिनकी वजह से मलेरिया फीवर होता है। फॉल्सीफेरम है, वाइवेक्स है, ओवेल है और मलेरी। ओवेल अभी तक इंडिया में नहीं होता था, लेकिन रिसेंटली पिछले 3-4 सालों से ये देखा गया कि कुछ स्टेट्स हमारे लाइक आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम ओवेल के भी केसेस पाए जाते थे। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मलेरिया के जितने भी सब टाइप्स हैं इसके पैरासाइट के, तमाम के केसेस पाए आज भी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हाईएस्ट इंसिडेंस जो होता है, इंसिडेंस का मतलब नंबर ऑफ केसेस है ना, हाईएस्ट इंसिडेंस जो होता है वो फल्सीफेरम का ही है। 60% से ज्यादा केसेस जो हैं अभी भी अगर मलेरिया के हैं तो वो फाल्सीफेरम के होते हैं, और उसके बाद 20% या 25% तक ओवेल के होते हैं, बाकी फिर दोनों लोग इसको बांट लेते हैं। अब इसका जो वेक्टर होता है बहुत है, अराउंड 55 के करीब जो है वेक्टर्स इसके आइडेंटिफाइड है। माने जाते हैं कि ये वेक्टर है, ये डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हैं, कुछ कॉमन वेक्टर्स हैं। उनके नाम देखिएगा, जैसे पहला ये है ना, एनाफिलीज क्यूल्सीफेसीज। फिर एनाफिलीज स्टिफेंसाई है, फ्लुवेटाइलिस है, संडिएकस है, डायरस है, मिनिमस है, इसके अलावा फिलिपाइनेंसिस एंड मैक्युलेट्स। ये सारे हैं, ये क्या है, दीज आर वेक्टर्स। इसका वेक्टर क्या है, एनाफिलीज मॉस्किटो। आपको पता है ना, एनाफिलीज मॉस्किटो से ही मलेरिया फैलता है। और बाइट कौन करता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है। अब ये सारे वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर्स तो बहुत सारे हैं है ना। तो इसमें से कुछ वेक्टर्स को आपको याद रखना है हमेशा, लाइक ये दोनों, क्यूल्सीफेसिस और स्टीफेंसाई। क्यूल्सीफेसिस की खासियत क्या है, रूरल मलेरिया में यही वेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस को ट्रांसमिट करता है ना, इसकी बाइट से होता है। अर्बन मलेरिया में स्टीफेंसाई, इसकी खास बात क्या, इट ब्रीड्स इन ओवरहेड टैंक्स, जो घरों के ऊपर जो टैंक्स बने होते हैं पानी के, वहां भी ये ब्रीडिंग करता है, एनाफ्लीज स्टीफेंसाई। अब फ्लूइटाइलिस, क्या नाम है इसका यार, फ्लूवियटाइलिस, हाँ। इफिशियंट वेक्टर है, खास तौर से जो है ये मूविंग वाटर में। इसकी खास बात क्या है कि ये जो रनिंग वाटर है वहां पे भी ये ब्रीडिंग कर लेता है। और सनडाइकस, ये ब्रैकिश वाटर, रुके हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में, गंदे पानी में, वहां पे इसका ब्रीडिंग होती है। और ये जो डायरस और मिनिमस है, ये स्पेसिफिक है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहाँ से शुरू होते हैं, बंगाल के बाद से, है ना। बंगाल के बाद से आसाम है, उसके बाद वहां से शुरू कर लीजिए। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड, ये सब के सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आते हैं। बंगाल के बाद से पूरा जो है, यानी बांग्लादेश के किनारे किनारे जितना भी है पीछे की तरफ, सब के सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और वहां पे ये पहाड़ियों में और वहां के जंगलों में ये दोनों स्पेसीज बहुत कॉमन पाई जाती है, एनाफिलीज डायरस एंड एनाफिलीज मिनिमस की। तो वहां के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स के लिए, वहां के लिए ये बहुत कॉमन है। उसके बाद फिलिपाइनेंसिस और मैक्युलेट से ये भी है स्पेसिफिक है, कहीं कहीं एज ए स्मॉल पॉकेट्स कह लीजिए, छोटी छोटी जगहों पे ये भी काम करते हैं। स्पेसिफिक आपके ये दोनों है, तुलसी फेसिस एंड स्टिफेंसाई। एनाफिलीज मॉस्किटो है ना, बाइट कौन करता है, फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है और वही ट्रांसमिट करती है इन्फेक्शन को। होता कैसे है, इसका पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है ना। अब इनका देखिए इंक्यूबेशन पीरियड सबका चार तरीके का होता है। फल्सीफेरम, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 to 17 डेज का होता है, 8 से 17 दिन का होता है। ऑन एवरेज जो है हम 14 दिन मान के चलते हैं इसका। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का कितना है, 9 से 14 दिन है, 12 दिन आप एवरेज ले लीजिए। प्लाज्मोडियम मैलेरी 18 to 40 डेज, इसका इंक्यूबेशन पीरियड सबसे ज्यादा है, 28 डेज इन जनरल। और प्लाज्मोडियम ओवेल का 16 to 18 डेज या 17 डेज ऑन एवरेज। ये चार स्पेसीज हैं स्पेसिफिक प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया काज करती हैं। अब इनके अलग अलग आपको इंक्यूबेशन पीरियड मिल गए, है ना। ठीक, बस इतना ही, वो एक तरीके से ओवरव्यू भी लीजिए इसका। अब सीजन क्या है इसका, सबसे ज्यादा मलेरिया किस सीजन में फैलता है। तो रेनी सीजन जो होता है, जुलाई टू नवंबर। जुलाई हमारे यहाँ पीक रेनी सीजन अब होता है इस वक्त, है ना। पीक रेनी सीजन जो है वो जुलाई, यानी बरसात के मौसम में। और उसके बाद ठंड तक चले जाइए, अप टू नवंबर, जब तक पानी कहीं कहीं रुका रहता है। तो सीजन जो इसका मोस्टली भाई जुलाई टू नवंबर, यानी रेनी सीजन अगर आप कह देंगे तब भी ठीक है। और इसका डेफिनेटिव होस्ट, अब दो तरीके का होस्ट होता है।
एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी होस्ट का मतलब जो कॉजेटिव एजेंट को, या यूं कह लीजिए कि इन्फेक्शस एजेंट को अपने अंदर रखता तो है, लेकिन एज ए मेहमान। किस तरीके से? एज ए मेहमान, कि आइए भाई ठीक है, ठहरिए 2 4 दिन, फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। उतना ही उसका काम होता है सेकेंडरी होता है। यानी वहां पे कोई उसकी जो साइकिल होती है, जो सेक्सुअल साइकिल होती है, यानी मल्टीप्लीकेशन वाला जो स्टेट होता है, वो नहीं होता सेकेंडरी होस्ट में। और डिफिनिटिव होस्ट या प्राइमरी होस्ट क्या है? मैचुरेशन वाली साइकिल यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो उसकी सेक्सुअल साइकिल है वो कंप्लीट होती है ना? तो डिफिनिटिव होस्ट क्या है? एनाफिलिस मॉस्किटो है। एंड इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट जिसको हम कहते हैं, ये डिफिनिटिव होस्ट ही प्राइमरी होस्ट है। ये जो है ये प्राइमरी होस्ट, और इंटरमीडिएट यानी सेकेंडरी होस्ट, ये मैन होता है, आदमी। वेक्टर क्या है? अब ये दोनों है, स्पेसिफिक वेक्टर्स हैं। तुलसी रूरल के लिए और एनाफिलीज स्टेफेंसाई जो है वो अर्बन पॉपुलेशन के लिए है, इसके वेक्टर्स। मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो कि बाइट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट मोड क्या है ट्रांसमिशन का? बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब ये जो फार्म जो ये ट्रांसमिट करती है, जब ये बाइट करती है, एक मील लेती है ब्लड का, तो जो फार्म है वो स्पोरोजोइट्स है। और ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, ये इन्फेक्टिव फार्म माने जाते हैं। स्पोरोजोइट जो है, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। और यही जो है वो जब ब्लड सक करती है फीमेल एनाफिलीज, तो वो ट्रांसमिट कर देती है होस्ट के अंदर, यानी ह्यूमंस के अंदर, है ना? तो स्पोरोजोइट क्या है? ये इन्फेक्टिव फार्म है, यही ट्रांसमिट होते हैं इसकी फीमेल एनाफिलीज की बाइट से, ठीक। अब हो सकता है कि कोई मलेरिया का पेशेंट हो ऑलरेडी, मलेरिया का कोई पेशेंट था, और वो ब्लड डोनेट करने चला गया, उसने अपना ब्लड दे दिया, किसी को जरूरत थी। तो अब उसकी ब्लड में जो होता है ना, एसेक्सुअल स्टेज होती है। टोटल ह्यूमंस में क्या होते हैं? दे आर इंटरमीडिएट हो, सेकेंडरी हो। तो वहां पे जो होता है वो एसेक्सुअल स्टेज का होता है। तो वहां पे जो ट्रांसमिट होता है, जो स्टेज ब्लड में जो होता है, वो ट्रोफोजाइट होता है। अब ट्रोफोजाइट से भी फर्दर जब ये दूसरे होस्ट में जाता है, तो ये मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर हो जाते हैं तो फिर से ये मलेरिया काज करते हैं, तो उसको कहा जाता है ट्रोफोजाइट इंड्यूस्ड मलेरिया। जब किसी मलेरिया पेशेंट जिसमें एसेक्सुअल फॉर्म यानी ट्रोफोजाइट वहां पे मौजूद है, और उसका ब्लड किसी दूसरे पेशेंट को दे दिया गया, उसको मलेरिया अगर हो रहा है, तो वो ट्रोफोजाइट इंड्यूस्ड मलेरिया होता है। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन, ना, ट्रांसफ्यूजन हो गया। फिर कंजेनाइटल मलेरिया है। और कभी कभी ड्रग एडिक्ट्स में, ड्रग एडिक्ट्स में जो कॉमन है ना, वो यही है कि मलेरिया का पेशेंट था, उसने पहले ड्रग लिया और उसी की निडल को दूसरे ने यूज कर लिया, यानी एक तरीके से पेरेंटल रूट जो हम कहते हैं, तो वो है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है ये बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी स्पोरोजोइट फॉर्म। और सेकंड जो है, अक्सर ये पूछा जाता है कि ये अगर कोई मलेरिया पेशेंट है जिसमें सेक्सुअल फॉर्म है, तो उससे कौन सा मलेरिया होगा, तो उसको हम कहते हैं ट्रोफोजाइट इंड्यूस्ड मलेरिया। स्पोरोजोइट इंड्यूस्ड मलेरिया नहीं करेंगे, है ना? तो ये सारे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब इसकी थोड़ा सा साइकिल देखिएगा, साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। मलेरिया की साइकिल दो होती है, एक तो मैन के अंदर, दूसरी जो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। अब इधर वाला जो पार्ट है ये एनाफिलीज मॉस्किटो का है, ये एनाफिलीज मॉस्किटो का, ठीक। और ये जो पार्ट है ये ह्यूमन का है, मैन का है। दोनों क्या है? एनाफिलीज क्या है? प्राइमरी होस्ट है। एनाफिलीज क्या है? प्राइमरी होस्ट है, डिफिनिटिव होस्ट जिसको हम कहते हैं। यानी इस प्लाज्मोडियम की जो सेक्सुअल साइकिल है, वो यहीं पे कंप्लीट होती है। तो जब यहाँ पे ये कंप्लीट होगी, तो इसको फर्दर और दूसरे नामों से भी जाने, लाइक एनाफिलीज क्या है? इट इज ए प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट को आप और क्या कह सकते हैं? डिफिनिटिव होस्ट, है ना? डिफिनिटिव होस्ट भी हमने कह दिया। फिर डिफिनिटिव होस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी सेक्सुअल साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। और इसी सेक्सुअल साइकिल को अगर हम इसमें बात करें इनके टर्म में, तो इसको स्पोरोगोनी कहते हैं। स्पोरोगोनी कहते हैं इसको। मैन में क्या है? ये सेकेंडरी होस्ट है, ये सेकेंडरी होस्ट है। यानी यहाँ पे जो साइकिल होगी वो कौन सी होगी? एसेक्सुअल साइकिल होगी। सेकेंडरी होस्ट को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, ठीक। एसेक्सुअल साइकिल है, जस्ट उसी का अपोजिट, एसेक्सुअल साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है। और जो स्टेज है इसको हम कहते हैं शीजोगोनी। शीजोगोनी। अब देखिए, स्पोरोजोइट्स होते हैं ना, जब ये सक करती है, ये ये क्या है? ये फीमेल एनाफिलीज है, स्किन पे ये बाइट कर रही है, ब्लड को सक कर रही है। तो इसके ये जो प्रोबोसिस होता है या सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू,
अब ये जो स्पोरोजोइट्स हैं, ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये कहाँ पे आ गए? ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर कहाँ पे गया ये? लीवर सेल में चला जाता है। कहाँ पे? लीवर सेल में। लीवर सेल में फर्दर जो है उसका मॉडिफिकेशन होता है और उसके बाद जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं। जब वो बर्स्ट करते हैं तो रिलीज क्या होता है? रिलीज क्या होता है? मेरोजोइट्स। अब ये जब मेरोजोइट्स रिलीज होते हैं, देखिए मलेरिया के बारे में हर कोई कहता है कि भाई इसमें बहुत जाड़ा लगता है ना, राइगर एंड चिल्स। तो जितनी बार ये मेरोजोइट्स जो है रिलीज होंगे ये बर्स्ट होगा, और जब मेरोजोइट्स रिलीज होंगे उतनी ही बार जो है पीकिंग होती है, पीक। पीक ऑफ फीवर, यानी बुखार अपने पीक पे होता है, यानी जब राइगर एंड चिल्स वाला स्टेज जब होता है। कब होता है? जितनी बार ये ब्लड स्ट्रीम में, वैसे तो राइगर एंड चिल्स किसी भी फीवर में आता है, फीवर में तभी आएगा जब जो पॉजिटिव एजेंट है उसका, जितनी बार वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा। तो यहाँ पे अब ये लीवर सेल में था, लीवर सेल से फिर जब ये बर्स्ट करके मेरोजोइट्स जो है वो ब्लड में रिलीज होते हैं, ब्लड में आते हैं, सर्कुलेशन में आते हैं, जितनी बार रिलीज होंगे उतनी बार पीक होगी फीवर की। फीवर की क्या होगी? पीकिंग होती है, यानी राइगर एंड चिल्स वाला। तो जब भी कोई पूछे कि इसका पीक कब होगा फीवर का, तो आप कहिए जब मेरोजोइट्स रिलीज होंगे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक। अब ब्लड स्ट्रीम में फर्दर जो है ये आरबीसीज में आ गए, आरबीसीज में इन्होंने एंट्री ले ली। ठीक। आरबीसीज में अब ये जो है रिंग, यहाँ पे एक रिंग शेप आपको दिख रही होगी हल्की सी ब्लू कलर की, इसको कहा जाता है रिंग ट्रोफोजोइट। रिंग ट्रोफोजोइट इसको हम कहते हैं। अब ये दो तरीके से, एक तो ये बाईपास करके फिर ये अपना साइकिल यहीं पे फर्दर करता रहे और बार बार मेरोजोइट्स जो है वो रिलीज होते रहे। एक तो ये हो गया। दूसरा यही जो रिंग ट्रोफोजोइट है, रिंग ट्रोफोजोइट को हम माइक्रोगैमेटोसाइट भी कहते हैं। माइक्रो गैमेटोसाइट, है ना। फर्दर ये डिफरेंशिएट होकर किसमें बनेगा? मैच्योर या माइक्रो जिसको हम कहते हैं, माइक्रो गैमेटोसाइट्स में ये बन जाएगा, है ना। माइक्रो से क्या आ गया? माइक्रो गैमेटोसाइट्स। ठीक है, ब्लड में है, आरबीसीज के साथ ही है। फिर उसी दौरान फिर कोई एनाफिलीज मस्कीटो आई फीमेल, उसने बाइट कर लिए, है ना, यानी उसने ब्लड सक कर लिया। तो अब ये माइक्रो गैमेटोसाइट्स आ गए इसके अंदर, इसके अंदर आ गए ना, ब्लड सक किया। तो अब यहाँ से जो है ये सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट होगी। सेक्सुअल साइकिल यानी स्पोरोगोनी वाला जो फेज है वो स्टार्ट होगा जब ये माइक्रो गैमेटोसाइट्स जो है फर्दर जो है अब वो फीमेल एनाफ्लीज के अंदर आ गए। ठीक। अब ये डिफरेंशिएट होंगे गैमेट्स में, गैमेट्स जो है फर्दर जो है किसमें? जाइगोट में। जाइगोट जो है वो चेंज होता है ऊकाइनाइट या ऊकाइनेट जो होता है, ये कुछ नहीं, ये मोटाइल जाइगोट होते हैं। क्या है ये? मोटाइल होते हैं ये, है ना। मोटाइल जाइगोट है। इसके बाद फर्दर अब ये जो है और डिफरेंशिएट होगा किसमें? ऊसिस्ट में। किसमें बदला? ऊसिस्ट में बदलता है। अब ये ऊसिस्ट का मतलब मल्टीपल ओवा इसमें होते हैं, एक तरीके से जो ओवरीज का फंक्शन आप समझ लीजिए वही चीज यहाँ पे हो रही। ऊसिस्ट है। ऊसिस्ट जो है अब ये कहाँ पे आ जाती है? ये जो आउटर लेयर है स्टमक की, वहां पे आएगी और वहीं पे बर्स्ट हो जाएगी। ऊसिस्ट जो है वो बर्स्ट हो जाएगी, इसके अंदर क्या है? ढेर सारे स्पोरोजोइट्स हैं। अब जब बर्स्ट करेगी तो ये फर्दर जो आगे ट्रेवल करता हुआ कहाँ पे आएगा? स्लाइवरी ग्लैंड में आएगा, मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड से। ये जो इसका सकिंग वाला जो इसकी नीडल है ना मच्छर की, उसको हम कहते हैं प्रोबोसिड, है ना? तो यहाँ से फर्दर जो अब इसके स्लाइवरी ग्लैंड से जैसे ही फर्दर ये किसी दूसरे पर्सन पे फिर से ये सक करेगा ब्लड मील के लिए, तो अब ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये ह्यूमंस के अंदर इंटर हो जाएंगे, नए होस्ट के अंदर, फर्दर फिर वही साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी, यानी दूसरा आदमी इन्फेक्ट हो गया। ठीक। तो इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? यही स्पोरोजोइट्स होते हैं। और जो पीक होती है वो ड्यू टू मेरोजोइट्स, जितनी बार ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा मेरोजोइट्स, उतनी बार फीवर की पीकिंग होती है। ठीक। तो दो तरीके की इसकी पूरी साइकिल होती है, लाइफ साइकिल इसकी है मॉस्किटो की। अब इसका जो क्लिनिकल पिक्चर है, तीन तरीके से हमने इसको डिवाइड किया ना। एक तो होता है कोल्ड स्टेज, दूसरा हार्ट स्टेज, तीसरा जो है वो रिजोल्यूशन का फेज होता है जिसको कन्वल्सेंट स्टेज भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम उसके हैं। तो कोल्ड स्टेज जो है यूजुअली अप टू 1 आवर, इस वक्त जो है बहुत ज्यादा जो है ठंड लगेगी ना, हेडेक होगा, वोमिटिंग होगी, नाजिया एंड चिली सेंसेशन है, टेम्परेचर जो है अच्छा खासा रेज्ड रहेगा 39 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड का, और स्किन फील्स कोल्ड,
ठंड का एहसास उसे होगा। ये कोल्ड स्टेज है। सेकंड जो हॉट स्टेज, 4 to 6 आवर्स का ये स्टेज होती है। इस वक्त जो है स्किन बहुत हॉट हो जाएगी, है ना, बहुत हॉट हो जाएगी, और बहुत सीवियर हेडेक रहेगा पेशेंट को। रिस्पायरेशन और पल्स रेट दोनों के दोनों जो है बहुत तेज हो जाएगा ना, रैपिड हो जाएगा, यानी हार्ट स्टेज इस वक्त है। फिर स्वेटिंग स्टेज, यानी अब जो है कन्वर्जेंट फेज आ गया। जब अक्सर देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा बुक्स में, कि स्वेटिंग के बाद जो है वो बुखार उतर जाता है, यानी एक साइकिल जो है फीवर की वो कंप्लीट हो गई। स्वेटिंग जो होती है 2 to 4 आवर्स का ये स्टेज होता है। फीवर कम्स डाउन, अब बुखार जो है वो नीचे नॉर्मल की तरफ आ रहा है, विद प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज्यादा स्वेट होगी, स्किन जो है वो नॉर्मल टेक्सचर पे आ जाएगी, अपने कूल हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी, पल्स रेट नॉर्मल हो जाएगा, पेशेंट फील्स रिलीव। फर्दर जो है नेक्स्ट डे या अल्टरनेट डे पे, क्योंकि ये अल्टरनेट डे फीवर होता भी है मलेरिया का, तो हो सकता है कि एक दिन के बाद फर्दर जो है फिर से यही स्टेज कंटिन्यू करे जब तक कि वो कंप्लीटली डिजॉल्व ना हो जाए। ये इसका क्लिनिकल फीचर, इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया यहाँ पे। अब कुछ मीजर्स थे, क्योंकि मलेरिया के बारे में मैंने पूरी साइकिल आपको उसके प्रोग्राम्स की भी दिखा दी, कि 1953 से स्टार्ट होते होते अभी भी वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो सिर्फ क्या करते हैं, उसको रीनेम किया जाता है, थोड़ी बहुत पॉलिसीज उसमें लाते हैं, और वो कंटिन्यूअस अभी भी चल रहा है, उसको हमने इराडिकेट नहीं कर पाए। तो प्री इराडिकेशन इरा में कुछ मेजर्स लिए गए थे मलेरिया के लिए। उनको देखिए, इंडाइसेस है, इतने सारे इंडाइसेस हैं कि याद करते करते इंसान थक जाए। रेट और इंडाइसेस, पहला स्प्लीन रेट। अब स्प्लीन रेट क्या था, मलेरिया कोई इंसिडेंस को या प्रिवेलेंस को चेक करने के लिए था। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 2 to 10 ईयर्स एज शोइंग इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। मलेरिया की एक खास बात ये भी है कि जब मलेरिया का इन्फेक्शन हो तो दो चीजें बहुत ऑब्वियस होती है क्लिनिकल पिक्चर में। एक तो स्प्लेनोमेगाली मिलेगी आपको, और साथ में क्या मिल सकता है, जो आप देखेंगे एग्जामिन करते हुए। यार थोड़ा क्लिनिकल एस्पेक्ट भी रखो ना। हेपेटोमेगाली। चलिए स्प्लेनोमेगाली के साथ जोड़ दीजिए प्लेटलेट। हेपेटोमेगाली। अरे यार जांडिस मिलेगी, जितनी बार आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, है ना, तो मलेरिया में जांडिस मिलती है, याद रखना, है ना। तो ये दो चीजें बहुत कॉमन है, स्प्लेनोमेगाली और जांडिस मलेरिया के पेशेंट में। तो ये जो स्प्लीन रेट था, किस लिए यूज होता था, इट इज अ इंडेक्स यूज फॉर मेजरिंग एंडेमिसिटी ऑफ मलेरिया इन ए कम्युनिटी। अगर 2 से 10 साल के बच्चों में आप देख रहे हैं कि कितने परसेंट बच्चों में जो है स्प्लीन जो है वो इंलार्ज्ड है, बढ़ी हुई है, अब ये जितना ज्यादा होगी वो बताएगा कि इस कम्युनिटी में मलेरिया जो है वो एंडेमिक है, यानी कंटिन्यूअसली मलेरिया के केसेस यहाँ पे पाए जा रहे हैं। फिर एवरेज इनलार्ज स्प्लीन वो उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड है। फिर पैरासाइट रेट, परसेंटेज चिल्ड्रन 2 to 10 ईयर्स शोइंग पैरासाइट्स इन ब्लड फिल्म, जब उनकी फिल्म बनाई गई, यानी कि स्मेयर बनाया गया और माइक्रोस्कोप पे देखा गया, तो कितने में जो है ये पैरासाइट्स, आपको मलेरिया का पैरासाइट जो है वो दिख रहा है, बच्चों के ही, 2 से 10 साल के बच्चे ही लिए गए यहाँ पे भी, तो इसको कहा गया पैरासाइट रेट, बस नाम याद रखिएगा। फिर पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स आया, एंड इन्फेंट पैरासाइट रेट, परसेंटेज ऑफ इन्फेंट्स शोइंग पैरासाइट्स इन ब्लड फिल्म। सेम है, जैसे ये पैरासाइट रेट था ना, ये 2 से 10 साल के बच्चों के लिए, ये इन्फेंट्स के लिए था, अप टू 1 ईयर्स तक के बच्चों के लिए था। अब इन्फेंट पैरासाइट रेट ये थोड़ा सा देखिएगा, इट इज मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ रिसेंट मलेरिया ट्रांसमिशन इन ए लोकेलिटी। अगर आप देखिएगा, इन्फेंट्स में बहुत ज्यादा जो है पैरासाइट्स मिल रहे हैं, यानी प्लाज्मोडियम उनकी ब्लड फिल्म में देखने को मिल रहा है, तो ये बताएगा कि मलेरिया का ट्रांसमिशन जो है वो रिसेंटली हो रहा है, यानी मलेरिया के केसेस यहाँ पे कंटिन्यूअसली पाए जा रहे हैं, रिसेंट में मलेरिया का आउटब्रेक है इस कम्युनिटी में। तो मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ रिसेंट मलेरिया ट्रांसमिशन इन लोकेलिटी इज इन्फेंट पैरासाइट रेट। अगर लगातार 3 सालों तक इन्फेंट पैरासाइट रेट जो है ये जीरो है फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तब ये माना जाता है कि मलेरिया का ट्रांसमिशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, रुक चुका है पूरी तरीके, भले एनाप्लिस मॉस्किटो वहां पे पाए जाएं, लेकिन अगर लगातार 3 सालों तक इन्फेंट पैरासाइट रेट जो है वो जीरो है, नील है, तो उस लोकेलिटी में, उस कम्युनिटी में ये मान लिया जाता है कि मलेरिया ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन पूरी तरीके से रुक चुका है, एब्सेंस हो चुकी है। ठीक, ये तो था प्री इरेडिकेशन एरा में, जब हम पॉलिसीज नहीं बना पाए थे, उसके लिए था। प्रोपोर्शनल केस रेट, नंबर ऑफ क्लिनिकल मलेरिया केसेस पर 100 पेशेंट अटेंडिंग हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, ये प्रोपोर्शनल केस रेट था। फिर उसके बाद आया इराडिकेशन एरा में। इराडिकेशन एरा में कुछ मेजर्स थे, उनको कैसे देखा गया। अब ये जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, वहां पे आपने एक चीज पढ़ी होगी बार बार,
एपीआई, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम स्प्रेइंग करवा रहे थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। अब इरेडिकेशन एरिया में पॉलिसीज बनी तो और चीजें चेंज की गई। उसमें पहली चीज आई एनुअल पैरासाइट इंडेक्स या एपीआई। इट इज द सोफिस्टिकेटेड मेजर ऑफ मलेरिया इंसिडेंस इन ए कम्युनिटी। बहुत अच्छा मेजर इसको माना गया, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स। और इसी की बुनियाद पे बहुत सारी पॉलिसीज या बहुत सारे फर्दर जो प्रोग्राम्स हैं वो डेवलप किए गए कि आगे हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एपीआई। फार्मूला क्या था? कंफर्म केसेस ड्यूरिंग 1 ईयर अपॉन पॉपुलेशन अंडर सर्विलांस मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये एपीआई का था, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स। फिर आया एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, इसको अबेर भी हम लोग पढ़ते हैं। ऑपरेशनल इफिशियंसी, यानी जो मलेरिया के इराडिकेशन के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है, जो ऑपरेशन में है, ऑपरेशन कहते हैं यहाँ पे जो प्रोग्राम रनिंग में है ना, कंटिन्यूअसली चल रहा है, उस वो कितना एफिशिएंट है, कितना काम कर रहा है, यानी जो लोग हमने लगाए हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो हमने अलग अलग जो हेल्थ वर्कर्स थे वो स्लाइड्स तैयार कर रहे थे जाके, फिर वो उनको चेक भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज थी। तो एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, इंडेक्स ऑफ ऑपरेशनल इफिशियंसी, है ना, नंबर ऑफ स्लाइड्स एग्जामिन्ड अपॉन पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इसका फार्मूला था। तो इंडेक्स ऑफ ऑपरेशनल इफिशियंसी, एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट। फिर आया एनुअल फाल्सीफेरम इंडेक्स। मैंने बताया मोर देन 60% केसेस अभी भी हमारे यहाँ जो है सिर्फ फाल्सीफेरम के ही आते हैं, तो इसको अभी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसका देख लिया गया कितने आ रहे हैं। फिर स्लाइड पॉजिटिविटी रेट, कितनी स्लाइड्स चेक हुई, उनमें से कितनी स्लाइड्स जो है वो पॉजिटिव निकल के आई, है ना। भैया, नंबर ऑफ ब्लड स्मीयर पॉजिटिव फॉर पैरासाइट अपन नंबर ऑफ ब्लड स्मीयर्स एग्जामिन, यानी कितनी स्लाइड हमने चेक की उसमें से कितनी स्लाइड पॉजिटिव आई। तो ये स्लाइड पॉजिटिविटी रेट आया। अब इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। अलग का मतलब ये है क्योंकि ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है इसके पूरे ट्रीटमेंट को फाइनलाइज किया गया, बताया गया कि ये वाला मलेरिया होगा तो ये ट्रीटमेंट देना है, ओवेल है तो ये ट्रीटमेंट देना है, फाल्सीफेरम है तो ये देना है, प्रेगनेंसी में ये चीज करनी है, बच्चों के लिए अलग से ब्लिस्टर पैक दिए जाते हैं इसी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ना। तो ट्रीटमेंट बस ऐसे ही नजर में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका ट्रीटमेंट देखना। वाइवैक्स मलेरिया अगर है तो, वाइवैक्स मलेरिया अगर है तो क्लोरोक्विन देते हैं 3 दिनों के लिए। क्लोरोक्विन जो दी जाती है फॉर वाइवैक्स मलेरिया पर 3 डेज, इसको हम देते हैं 10 मिलीग्राम पर केजी डे 1 पे, 10 मिलीग्राम पर केजी डे 2 पे, एंड डे 3 पे 5 मिलीग्राम पर केजी, है ना। तो इस तरीके से इसकी डोजिंग की जाती है क्लोरोक्विन की वाइवैक्स मलेरिया में। 3 दिनों के लिए दे दिया। उसके अलावा प्राइमाक्विन जो है वो फॉर 14 डेज, 14 दिनों तक प्राइमाक्विन दी जाती है 0.25 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से फॉर वाइवैक्स मलेरिया। फाल्सीफेरम के लिए, अब फाल्सीफेरम को फर्दर जो है ना क्लासिफाई किया जाता है कैसे, ईस्टर्न स्टेट के लिए अलग, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को अलग तरीके से वहां का ट्रीटमेंट है, और रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए अलग ट्रीटमेंट है फाल्सीफेरम मलेरिया के लिए, है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मैंने बताया, बंगाल के बाद का जितना भी स्टेट है छोटे छोटे वो सब नॉर्थ ईस्टर्न में आते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट चलता है वो आर्टिमेथर बेस्ड कम्बिनेशन थेरेपी चलती है। आर्टिमीथर बेस्ड कम्बिनेशन थेरेपी, ACTAL इसको कहते हैं। आर्टिमीथर देते हैं 3 दिनों के लिए 80 मिलीग्राम ट्वाइस इन ए डे। इसके अलावा ल्यूमेफेंट्रिन 3 डेज के लिए 480 मिलीग्राम ट्वाइस इन ए डे। और साथ में दूसरे दिन से प्राइमाक्विन को जोड़ दिया जाता है ना। प्राइमाक्विन को जोड़ दिया गया 0.75 मिलीग्राम पर केजी के रेट से। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप भले ये मत याद रखिए, लेकिन ये याद रख लीजिए आर्टिमीथर बेस्ड कम्बिनेशन थेरेपी जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चलती है फाल्सीवेरम मलेरिया के लिए। अदर स्टेट्स में क्या है, आर्टिमिसनिन बेस्ड कम्बिनेशन थेरेपी, थोड़ा सा फर्क है। आर्टिमिसनिन बेस्ड कम्बिनेशन थेरेपी इन अदर स्टेट, अदर स्टेट का मतलब अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न। अब वहां से उनको अलग कर दिया, बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में आर्टिमिसनिन बेस्ड कम्बिनेशन थेरेपी, है ना, ये चलनी है। ACT SP, SP क्यों, सल्फाडाक्सिन और पायरीमेथामाइन ऐड है इसमें ना। आर्टिसुनेट दे रहे हैं फॉर 3 डेज 4 मिलीग्राम पर केजी। सल्फाडाक्सिन डे 1 पे ऐड करते हैं 25 मिलीग्राम पर केजी, एंड पायरीमिथामाइन डे 2 पे 1.25 मिलीग्राम पर केजी। साथ में प्राइमाक्विन डे 2 से 0.75 मिलीग्राम पर केजी की डोज से इसको देते हैं, है ना। तो ये फाल्सीफेरम मलेरिया के लिए था। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के केसेस अगर है तो, अगर कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहा है मलेरिया का केस
तो उसको हॉस्पिटलाइज कराना है, फिर उसको रिफर करना हायर सेंटर्स पे। आर्टीमीथर बेस्ड या आर्टीसुनेट है, आर्टीमीथर है, ये सब कहाँ से निकला है? अस्तंतीन का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। जी सर। आर्टिमिसिया जिंथियम, वहीं से ये सब जो है आइसोलेट किए गए हैं। और फीवर के लिए अफ्संतीन बहुत अच्छी ड्रग मानी जाती है हमारे यहाँ भी। तो वहीं से ये सब है। आर्टिमिथर बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। ये चीजें थी फाल्सीफेरम मलेरिया की। अब ये प्रोग्राम के ही अंडर में है ये। एक ब्लिस्टर पैक में दवा दी जाती है, उसमें जो भी हो इन्हीं दवाओं में से रहा होगा। तो इनके लिए जो है ये कलर कोडिंग की गई ब्लिस्टर्स पैक के लिए ना। 0 to 1 ईयर, अप टू 0 to 1 ईयर जो है पिंक कलर का कोड इस्तेमाल किया जाता है, ब्लिस्टर पैक होता है। यानी अप टू 1 ईयर तक अगर बच्चा है तो उसको पिंक कलर की दवा दे दी जाए, भाई ये ले जाओ ये खिलाना है। ठीक। 1 to 4 ईयर्स, 1 से 4 साल में येलो कलर आ गया। 5 to 8 ईयर्स ग्रीन। 9 to 14 ईयर्स रेड कलर का ब्लिस्टर पैक, एंड आफ्टर 15 ईयर्स व्हाइट कलर का ब्लिस्टर पैक। इस तरीके से जो है ये कलर कोडिंग में ड्रग्स जो है इस प्रोग्राम के अंडर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब प्रेगनेंसी में अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का केस अगर प्रेगनेंसी में है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यूनिन देते हैं फॉर 7 डेज, 10 मिलीग्राम पर केजी टीडीएस में, दिन में 3 बार। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर वही आ जाइए ना। ना? जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और अदर स्टेट्स के लिए आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, और एक का नाम मैं खुद भूल गया यार। नॉर्थ ईस्टर्न अदर स्टेट्स के लिए तो आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कौन सी थेरेपी है? आर्टिसुनेट बेस्ड है ना। यार, क्या है? आर्टिमीथर बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, सॉरी, है ना। ये नाम, इसको याद रखिएगा। आर्टिमीथर बेस्ड एंड आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन, अक्सर ये जो है भूल जाते हैं या एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पे आर्टिमीथर, यहाँ पे आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन। तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कॉमन है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 7 दिनों के लिए सिर्फ क्यूनिन दे दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट का वो था। इसके बाद जो आता है फर्दर जो है, अब कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया अगर हो गया तो हायर सेंटर्स पे उनको रिफर करना है, हॉस्पिटलाइज कराना है। तो ये मलेरिया के बारे में तो फर्दर जो हमने मलेरिया के कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पूरा पढ़ लिया। दूसरी चीज है लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, फाइलेरिया को और क्या कहा जाता है? एलिफेंटेसिस। एलिफेंटियसिस है ना, एलिफेंटियसिस इसको कहा जाता है ना। और ये जो है 3 अलग अलग तरीके के वर्म्स होते हैं, जिनको हम निमेटोड्स कहते हैं। निमेटोड्स बेसिकली ऐसे वर्म्स को कहते हैं जिनकी बॉडी जो है वो हॉलो होती है, यानी सिलेंड्रिकल होती है, बीच में कुछ नहीं होता, खाली होती है। जैसे अर्थवर्म को आपने देखा है ना, वैसे ही होते हैं। तो निमेटोड्स होते हैं, और 3 अलग अलग स्पेसीज हैं जिनकी वजह से ये डिजीज होती है, और तीनों में से किसी की भी वजह से हो रही है, नाम वही रहेगा, लिम्फेटिक फाइलियरियासिस, है ना। लिम्फेटिक फाइलियरियासिस इसका नाम रहेगा। एलिफेंटियसिस भी इसको हम कहते हैं। कॉजेटिव एजेंट उकेरिया बैंक्राफ्टाई, ब्रूगिया मेलाई एंड ब्रूगिया तिमोरी। ये तीनों के तीनों इस पे जो है वो क्या है, कॉजेटिव एजेंट है, तीनों के तीनों। लेकिन तीनों में से किसी की भी वजह से होगा, नाम रहेगा इसका लिम्फेटिक फाइलियरियासिस ही रहेगा। अब यहाँ पे भी देखें, इंटरमीडिएट होस्ट और डिफिनिटिव होस्ट, अभी हमने मलेरिया में पढ़ा था, उसका प्राइमरी होस्ट या डिफिनिटिव होस्ट कौन था मलेरिया का, बताइए। एनाफिलिस है ना, मस्कीटो। एनाफिलिस। मॉस्किटो था। एनाफिलीज मॉस्किटो था। और सेकेंडरी होस्ट जो था वो मैन था। ठीक। अब फाइलेरिया के लिए आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए, फाइलेरिया के लिए जस्ट अपोजिट। यहाँ पे डिफिनिटिव होस्ट जो या प्राइमरी होस्ट जो है वो मैन हो जाएगा, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो मॉस्किटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉस्किटो होगा, मॉस्किटो रखिएगा, एनाफिलीज मत याद रखिए, मॉस्किटो सेकेंडरी होस्ट हो जाता है। डिफिनिटिव होस्ट इज मैन, एंड इंटरमीडिएट होस्ट इज मॉस्किटो, जस्ट अपोजिट होगा मलेरिया का फाइलेरिया में। वेक्टर्स क्या क्या होते हैं इसके? बहुत सारे वेक्टर्स हैं वैसे तो, ये सारे आपको मिलेंगे अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग कंट्रीज में। कोई भी वेक्टर हो सकता है। बैंक्राफ्टियन फाइलेरियसिस के लिए
क्यूलेक्स एनाफिलीज एडीज है ना, और ब्रुगियन फाइलेरिसिस के लिए मांसोनिया एनाफिलीज एंड ये कॉक्युलेट टाइडिया है ना। ये सारे हैं, लेकिन इतना हमें नहीं याद रखना है, इतना हमें नहीं याद रखना। इंडिया में जो वेक्टर्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। इंडिया में कौन कौन से वेक्टर्स हैं। बैंक्राफ्टियन फाइलेरियसिस के लिए क्यूलेक्स क्विंटी फैसिएटस यानी क्यूलेक्स फैटिगेंस इसको हम कहते हैं, है ना। इसका नाम दे दिया गया, इसी का एक बहुत बड़ा नाम है, ना याद हो क्यूलेक्स फैटिगेंस याद रख लीजिएगा बैंक्राफ्टियन फाइलेरियसिस के लिए। दूसरा ब्रोगियन फाइलेरियसिस, इसके लिए मांसोनिया मॉस्किटो है ना। अब मांसोनिया की दोनों सब टाइप्स हैं, एनलिफर्स एंड यूनिफॉर्मिस। ये ब्रोगियन फाइलेरियसिस के लिए, जब मॉस्किटो का हम पढ़ रहे थे तो वहां पे ये नाम आया हुआ था। तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये हमें याद रखने हैं, ये नहीं याद रखने हैं, ठीक। जो इंडिया में है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है उसकी बाइट से जो है ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होती है, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है एक तरीके से बहुत वेरिएबल है, तो इसको इंक्यूबेशन पीरियड इसका याद रखने की जरूरत भी नहीं। फाइलेरिसिस के क्या क्या स्टेजेस होते हैं ना, फाइलेरिसिस के स्टेजेस। एक होता है प्री पेटेंट पीरियड। प्री पेटेंट पीरियड यानी जो इन्फेक्टेड लार्वा था, जो इन्फेक्टेड लार्वा था वो इनाकुलेट हो गया किसमें, होस्ट के अंदर में। और इसके अलावा जो पहली बार जो माइक्रोफाइलेरिया जब डिटेक्ट होता है तो उसको कहा जाता है प्री पेटेंट पीरियड, यानी टाइम इंटरवल बिटवीन इनाकुलेशन ऑफ इन्फेक्टिव लार्वा एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डिटेक्टेबल माइक्रोफाइलेरिया। जब ये डिटेक्ट हो रहा है तो ये हो गया प्री पेटेंट पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी। क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड, टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन ऑफ इन्फेक्टिव लार्वा टू डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल मैन। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आमतौर से जो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है वो लिम्फेंजाइटिस हो, एडिनोपैथी हो, है ना, एडिनोपैथी हो, या एपिडिडाइमो आर्काइटिस हो जाता है, लिम्फेडिमा डेवलप हो जाता है, हाइड्रोसील, काइलोयूरिया, काइलोसील, ये सारी चीजें जो है वो डेवलप हो जाए, ये इसके क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो जब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेवलप हो गया, इस इन्फेक्टिव लार्वा के इन्वेजन के बाद जब तक उसके मैनिफेस्टेशन डेवलप हो रहा है तो उसको क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड का, और ये रफली जो है 8 to 16 मंथ का होता है, सिर्फ इसका क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड। मॉस्किटो अब इन्फेक्टिव हो रहा है, मॉस्किटो क्या हो रहा है, इन्फेक्टिव हो रहा है। व्हेन थर्ड स्टेज लार्वा, अब इसमें फर्दर स्टेज है, ये तीसरा स्टेज है, माइग्रेट टू प्रोबोसिस ऑफ मॉस्किटो वेक्टर। तो इसको कहा जाता है एसिम्प्टोमेटिक ए माइक्रोफाइलेरिया स्टेज, यानी एब्सेंस ऑफ माइक्रोफाइलेरिया और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्योंकि अब जो है वो मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्टिव हो रहा है इसको, है ना। सॉरी, यहाँ से ये चीज अलग है, ये गलत हो गया, इसको नीचे आना चाहिए, ये अलग एक पूरी हेडिंग है ना। एसिम्प्टोमेटिक ए माइक्रोफाइलेरिया स्टेज यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या माइक्रोफाइलेरिया का जो है वो एब्सेंस आपको मिल रहा है, भले इन्फेक्शन है ना? ये एक अलग पूरी हेडिंग है। एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफाइलेरिया, ब्लड पॉजिटिव है माइक्रोफाइलेरिया की बट नो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कोई कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फर्क है, एसिम्प्टोमेटिक ए माइक्रोफाइलेरिया स्टेज, ए माइक्रो यानी है नहीं, वहां पे माइक्रोफाइलेरिया नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफाइलेरिया यानी ब्लड में फाइलेरिया तो है लेकिन कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है, क्लिनिकल पिक्चर अभी डेवलप नहीं हुई है उसकी। तो अब ये जो स्टेज है एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफाइलेरिया एक्ट एज कैरियर्स एंड एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि भले क्लिनिकल पिक्चर आपको नहीं, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिल रहे लेकिन माइक्रोफाइलेरिया डिटेक्ट हो रहा है ना। तो फर्दर जो है मॉस्किटो यहाँ से ब्लड मिल ले जाएगा, किसी और को जाके इन्फेक्ट कर देगा, तो इट इज ये एक कैरियर स्टेज बन जाती है। अकल्ट फाइलेरियसिस यानी क्रिप्टिक फाइलेरियसिस कहते हैं इसको। नो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और माइक्रोफाइलेरिया इन ब्लड, भले अब देखिएगा पूरा स्टेज में ये भी एक ऐसी स्टेज है जो समझ से बाहर है। इसको अकल्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इन्फेक्शन तो हुआ होता है, इन्फेक्शन हुआ होता है लेकिन ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया नहीं मिल रहा है और दूसरे कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी नहीं। वैसे यूजुअली भी अगर आप डिटेक्ट करना चाहेंगे ना एलिफेंटियासिस को या लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को तो दिन में बड़ा मुश्किल काम है, डे टाइम में बड़ा मुश्किल काम है कि ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया को डिटेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि ये भाई साहब ये लोग रात में ही सफर करते हैं खून में, दिन में कहाँ रहते हैं पता नहीं। अब ये जो अकल्ट फाइलेरियसिस होती है
ड्यू टू ए हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू फाइलेरियल एंटीजन। और आमतौर से ये अकल्ट फाइलेरियोसिस का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है ट्रॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफिलिया। ट्रॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफिलिया काज इसका हो सकता है कि एलिफेंटिएसिस हो, लेकिन एलिफेंटिएसिस के फीचर्स ना मिलके आपको क्या मिलेगा, पल्मोनरी इस्नोफिलिया के फीचर्स, यानी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, बहुत ज्यादा पेशेंट की स्नीजिंग होगी, राइनोरिया होगी, इवन कफ भी, ड्राई कफ भी आ सकता है पेशेंट को, है ना। अब फाइलेरिया के डिटेक्शन के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर एपिडेमियोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस। अब ये करते हैं थ्रू थिक फिल्म बनाते हैं यूजिंग 20 क्यूबिक ऑफ कैपिलरी ब्लड। कैपिलरी ब्लड लिया हमने स्लाइड पे, उसकी एक थिक फिल्म बना ली, तो उससे लिम्फेटिक फाइलिरेसिस को क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है कि हाँ प्रेजेंट है या नहीं, अंडर द माइक्रोस्कोप चेक किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यही मेथड जो है वो यूज किया जाता है फॉर एपिडेमियोलॉजिकल असेसमेंट। सेकेंड, अब इसके लिए जो ब्लड का कलेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रात में कलेक्ट करना है बिटवीन 8:30 PM टू 12 midnight। कहीं कहीं आपको बुक में 9 to 12 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो 8:30 से 12 बजे के बीच में रात में ही ब्लड को अगर हम कलेक्ट करेंगे, तभी ब्लड स्ट्रीम में हमें माइक्रोफाइलेरिया मिलेगा। अपनी मर्जी से तभी वो मिलता है, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा वो ब्लड स्ट्रीम में। फिर मेहनत करनी पड़ेगी हमें, उसके लिए तरीके अपनाने पड़ेंगे, तब वो ब्लड स्ट्रीम में आ सकता है ना। तो माइक्रोफाइलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड को कलेक्ट कब करना है, 8:30 PM टू 12 midnight, यानी रात के वक्त में। और थिक फिल्म बनानी है उसकी, ये मोस्ट कॉमन इम्प्लॉयड मेथड है। फिर है मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर डिटेक्टिंग लो डेंसिटी। अब मान लीजिए बहुत कम है, बहुत ज्यादा माइक्रोफाइलेरिया नहीं है, तो उसके लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर कंसंट्रेशन मेथड। इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है ना। मेम्ब्रेन फिल्टर कंसंट्रेशन मेथड से लो डेंसिटी माइक्रोफाइलेरिया को, यानी माइक्रोफाइलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट यूज होता है। अब आइए डीईसी प्रोवोकेशन टेस्ट, अब ये इंपॉर्टेंट। डीईसी प्रोवोकेशन टेस्ट यानी 100 मिलीग्राम डाइएथाइल कार्बामाजिन, डाइएथाइल कार्बामाजिन, ये चीज हम देते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, फाइलेरिया के ड्रग ऑफ चॉइस भी यही डीईसी ही है, डाइएथाइल कार्बामाजिन ही इसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी है। और इसको कहा जाता है डीईसी प्रोवोकेशन टेस्ट। ओरली जो है इसको 100 मिलीग्राम डीईसी दे दिया हमने, डीईसी दे दिया, तो डे टाइम में अब आ जाएगा। अब जैसे ही डीईसी आप देंगे, वो जहां भी छुपा हुआ होगा वहां से निकल के माइक्रोफाइलेरिया ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। यानी डे टाइम में अगर हमें सैंपल कलेक्ट करना और हमें डे टाइम में ही चेक करना है, तो उसके लिए पहले हमें 100 मिलीग्राम डाइएथाइल कार्बामाजिन देनी है पेशेंट को। जब हमने दे दिया उसको ओरली, तो माइक्रोफाइलेरिया कैन बी इंड्यूस टू अपीयर इन ब्लड ड्यूरिंग डे टाइम। अब वो डे टाइम में आ जाएंगे, दिन में भी वो ब्लड स्ट्रीम में आपको दिख जाएगा ना। इसके बाद आपने ब्लड ले लिया, 1 घंटे का वेट करिए, वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद जो है ब्लड को एग्जामिन कर लीजिए, माइक्रोफाइलेरिया डिटेक्ट हो जाएगा अगर पेशेंट जो है एलिफेंटिएसिस का है तो। फर्दर, अब इसके लिए डीएसी प्रोवोकेशन टेस्ट क्या है, अच्छा टेस्ट माना जाता है लो डेंसिटी माइक्रोफाइलेरिमिया में। जब दूसरे मेथड फेल हो जाते हैं तो डीईसी टेस्ट करा लिया जाता है, उससे आसानी से कर लिया जाता है। अब एक चीज और देखिएगा, ये लास्ट जीनो डायग्नोसिस, ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें, कहानी मत याद रखिए, लेकिन सिर्फ एक लाइन जरूर याद रखना है कि जीनो डायग्नोसिस जो है ये किस केस में करते हैं या किससे रिलेटेड है। तो फाइलेरियसिस से, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस से रिलेटेड है जीनो डायग्नोसिस, ये नाम याद रखिएगा। जीनो क्यों लगाते हैं, इसमें क्या किया जाता है, जो पेशेंट है पहले उसपे, भाई देखिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है जीनो डायग्नोसिस। पेशेंट पे पहले मॉस्किटो ले आया जाता है, उसको फीड कराया जाता है, जैसे लीचिंग नहीं कराई जाती, समझ लीजिए वही ये सिस्टम है। मॉस्किटो रहेगा, उससे पहले फीड कराई जाएगी, फिर उस मॉस्किटो को पैक करके रखा जाएगा फॉर 14 डेज, है ना। 14 दिनों तक उसको रखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाए। 14 दिन के बाद उस मॉस्किटो को डाइसेक्ट किया जाता है, कट किया जाता है, फिर वहां से चेक किया जाता है कि मॉस्किटो के अंदर माइक्रोफाइलेरिया है कि नहीं है। जब यहाँ पे ये तमाम मेथड फेल हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर हमें लग रहा है कि नहीं माइक्रोफाइलेरिया होनी चाहिए, इसको फाइलेरिसिस है, तो जीनो डायग्नोसिस कराई जाती है। और वहां पे पहले जो है पेशेंट पे मॉस्किटोज को फीड कराया जाता है, और 14 दिन तक ऑब्जर्व करने के बाद फिर मॉस्किटोज को क्या किया जाता है, डाइसेक्ट किया जाता है, और वहां पे चेक किया जाता है कि माइक्रोफाइलेरिया मौजूद है या नहीं है। ठीक है। तो जीनो डायग्नोसिस किससे रिलेटेड है, ये कहानी है, 14 दिन तक कौन रखेगा, लेकिन फाइलेरिया के लिए यूज होता है जीनो डायग्नोसिस, ये जरूर याद रखिएगा। अब ट्रीटमेंट इसका क्या है ना, कीमोथेरेपी इसकी चलती है फाइलेरिसिस की।
ड्रग ऑफ चॉइस डाइएथाइल कार्बामाजिन, वही जो डीसी प्रोवोकेशन टेस्ट आप कर रहे थे वही इसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डाइएथाइल कार्बामाजिन ना। अब बैंक्राफ्टियन फाइलेरिसिस के लिए 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे 12 डेज के लिए देते हैं, और ब्रूगियन फाइलेरिसिस के लिए 3 to 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे फॉर 6 to 12 डेज इसका है। डीईसी जो है यानी डाइएथाइल कार्बामाजिन, इट इज वेरी इफेक्टिव इन किलिंग माइक्रोफाइलेरिया, लेकिन जो थर्ड स्टेज लार्वा है, थर्ड स्टेज लार्वा, वहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है ना। इसके अलावा एडल्ट वार्म अगर हो गया पूरा, तो वहां पे भी इसका इफेक्ट है नहीं है, इस पे कोई सर्टेनिटी नहीं है ना। फाइलेरिसिस की एक खास बात ये है कि भले ये ना अच्छा हो ना सही हो, लेकिन ये कभी भी एपिडेमिक्स काज नहीं करता है, कभी भी ये एपिडेमिक्स काज नहीं करता है। अब डीसी मेडिकेटेड साल्ट के बारे में देखिएगा, ये भी यूज कराया जाता है जहाँ पे एंडेमिक है, जहाँ पे फाइलेरिया के केसेस ईयरली रिपोर्ट किए जाते हैं, वहां पे खास तौर से ना। डीसी मेडिकेटेड साल्ट डोज 1 to 4 ग्राम डीईसी पर केजी ऑफ साल्ट वहां पे मिक्स होता है, और ये मास ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ना। बहुत लो डोज में इसको कंटिन्यूअसली यूज कराया जाता है। ड्यूरेशन क्या, 6 to 9 मंथ तक इसको कंटिन्यूअसली यूज कराया जाता है ना, मास ट्रीटमेंट के तौर पर। अगर कोई पूछे कि फाइलेरिसिस में एज ए मास ट्रीटमेंट क्या यूज कराते हैं, तो डीसी मेडिकेटेड साल्ट। इसके बाद क्या है कि अब ये जो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हुआ करता था 1955 में, ये स्टार्ट हुआ था नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, अब ये एक नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का एक कंपोनेंट हो गया। ठीक है। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम पहले एक अलग एंटिटी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है करेंटली जो है ये एनवीबीडीसीपी का एक कंपोनेंट है, नेशनल वेक्टर बॉर्न। ठीक, तो ये दो दो डिजीज थी, इनका ओवरव्यू इसलिए दिया था क्योंकि मलेरिया तो हमने वहाँ इस कंपोनेंट में पढ़ लिया। सेकंड जो हमें पढ़ना है वो फाइलेरिया के बारे में ही पढ़ना है।